उम्मीद है कि 24 तारीख को मैटर आ रहे हैं सर। और लगभग अभी तक में 50 रिव्यू पिटीशन आ चुकी है, बहुत सारे स्टेट्स भी आ चुके हैं। अब हमारी पूरी कोशिश है कि जिस दिन ये मैटर लगे उस दिन हम फर्दर में स्टे ऑर्डर लगवा रहे हैं, क्योंकि ये हियरिंग जब तक सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग रहे तब तक जो है राज्यों के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनमें तत्काल रोक लगा दी। जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों को बिना मौका दिए, बिना किसी अपॉर्चुनिटीज के, बिना पार्टी बनाए उनको इंफ्यूज ऑर्डर पास हुआ है, उसकी भी कहीं कहीं पे ग्रेवियंस रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भास्कर तिवारी। नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। टेट अनिवार्यता को लेकर हम लगातार सुप्रीम कोर्ट से आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। लेकिन टेट अनिवार्यता को लेकर के सरकारी शिक्षकों के ऊपर जिस तरीके से मानसिक और व्यवहारिक तौर पर दबाव है, उन तमाम विषयों को लेकर के अब शिक्षकों की तरफ से एक मांग ये है कि कम से कम टेट अनिवार्यता पर फौरी तौर पर राहत मिले, यानी कि इस पर तुरंत स्टे या रोक लगाई जाए। उसके बाद इस पर सुनवाई होगी और तमाम विषयों को आगे रखा जाएगा, आगे समझा जाएगा और आगे फिर माननीय मिलॉर्ड लोगों के पास ये बात चर्चा में रखी जाएगी। इन तमाम विषयों को समझने के लिए, इसकी बारीकियों को कानूनी तौर पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नरेंद्र मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से सरकारी शिक्षकों की ये मांग है कि फौरी तौर पर उनको राहत दी जाए, और राहत मिलने के साथ ही क्या ये भी संभव है कि आगे जो सुनवाई होगी उनमें उनको राहत मिलेगी? इन तमाम विषयों पर आपका कानूनी नजरिया क्या कहता है? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जिस दिन ये मैटर लिस्ट हो रहा है, उम्मीद है कि 24 तारीख को मैटर आ रहे हैं सर। और लगभग अभी तक में 50 रिव्यू पिटीशन आ चुकी है, बहुत सारे स्टेट्स भी आ चुके हैं और इसमें हमारा स्टेट मध्य प्रदेश भी आया। अब हमारी पूरी कोशिश है कि जिस दिन ये मैटर लगे उस दिन हम फर्दर में स्टे ऑर्डर लगवा दें, और इसके साथ में स्टे ऑर्डर लगने के बाद इनकी हियरिंग होती रहेगी। 4 साल चले, 2 साल चले, इसकी कोई अपने अपने, क्योंकि अभी राज्यों को पार्टी बनाया जाएगा, सब राज्यों के ग्रेवियंस सुने जाएंगे, बहुत सारे लोग नए पार्टीज बनेंगे, इसलिए थोड़ा इसमें वक्त लगेगा। और हमारा पूरा उद्देश्य होगा कि हियरिंग जब तक सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग रहे तब तक जो है राज्यों के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनमें तत्काल रोक लगा दी। पहला बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों को बिना मौका दिए, बिना किसी अपॉर्चुनिटीज के, बिना पार्टी बनाए उनको इंफ्यूज ऑर्डर पास हुआ है, उसकी भी कहीं कहीं पे ग्रेवियंस रहे। तीसरा, इसके साथ भारत देश से बहुत प्रकार के टीचरों का संघ है, यूनियन है, टीचर्स है, उनको भी मौका देना चाहिए और उनके क्या क्या इश्यूज हैं, उनके अलायंस के, उनके यूनियंस के, उनके संगठन के, तो उसके बारे में भी जानने की आवश्यकता है और उसको लेकर के भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आता है तत्काल इसमें सुनवाई रहेगा और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें फर्दर स्टे ऑर्डर लग जाए। जी सर, एक प्रश्न ये है कि जिस तरीके से पीआईएल आपने दाखिल की, उसका परिणाम जो था वो सबको पता है। फिर उसके बाद एक जो ये त्रिपुरा वाला मैटर था, टेट अनिवार्यता को लेकर के सजल देव वाला मामला, 2 बार, एक बार अम्बेडकर जयंती की वजह से मामला टला, दूसरी बार जो अभी कल सुनवाई होनी थी तो उसमें भी ये हुआ कि ये मामला जो है टल गया, इसलिए बिना बताए, कारण बताए कि इसका कोई कारण नहीं निकला। आपको क्या लगता है जो 24 तारीख को मामला लिस्ट हुआ है, कॉज लिस्ट में वो आएगा क्या? और सबसे बड़ी चीज है कि क्या सुनवाई होगी? पीआईएल से लेकर के इन तमाम विषयों का बैकग्राउंड तो ये बता रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर अभी उतना संवेदनशील भी नहीं। ये संवेदनशील इसको बनाया जा रहा है। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि संवेदनशील नहीं? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, एक से बढ़कर एक ग्रीवेंस होते हैं और एक से बढ़कर एक कॉग्निजेंस होते हैं। सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी बहुत प्रकार के वर्कलोड होते हैं और उसमें बहुत सारी समस्याएं होती है, उसमें देखना पड़ता है कि कब स्लॉट किसको दिया जाए। साथ ही साथ में जिस प्रकार से 25 लाख टीचरों की जीवन की रेखा सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगी, इसके आधार पर तो मुझे लगता है कि अभी तत्काल में इस मैटर को लिस्ट करा करके 24 को सुनवाई करवाए। अब आ रहा है इश्यूज त्रिपुरा के मैटर के। त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता का ऑर्डर है, मुझे लगता है कि इस ऑर्डर के खिलाफ में वो जाने वाले हैं नहीं, और कोई भी यदि ऑर्डर होगा तो उस ऑर्डर के खिलाफ में वो सीधा सीधा जो है उसमें यह लिख देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीए नंबर है 1385/2025, उस ऑर्डर के हिसाब से वो सारी चीजें उसको जो है एक्सिक्यूट कराया जाए, तो वो ये सारी चीजें होंगी और उसके साथ में ये सारे कार्य को किए जाएंगे। एक प्रश्न और निकल कर सामने आ रहा है, और वो प्रश्न ये है कि सरकारी शिक्षकों के ऊपर वर्कलोड बढ़ा हुआ है और इन सब के बीच में राज्य की सरकारों के तरफ से ये सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि एक व्यापक तैयारी करवा ली गई है परीक्षा की, यानी एजेंसी तैयार है, प्रश्न तैयार है, सिलेबस तैयार है, और अगर उनको ये लगता है कि इस पूरे सुनवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट कहीं ढीला नजर आता है तो 45 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा।
अब आप ये बताइए कि 45 दिन के पेपर को कैसे रोकेंगे आप कानूनी तौर पर। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जब सरकारी शिक्षक लगातार गलियों में घूम करके जनगणना करेंगे तो परीक्षा की तैयारी कैसे करें। नहीं, यही बस क्यों कह रहे हैं आप कि सरकारी टीचर्स गलियों में जनगणना करेंगे, SIR भी करते हैं बीच, जो कि अभी वर्तमान में चालू है। तीसरा, इसके साथ में पोलियो का इंजेक्शन भी लगाते हैं और पोलियो का ड्रॉप भी पिलवाते हैं, आप तो जानते ही। इसके साथ में ये चुनाव भी जो होता है पंचायत का होगा, नगर पंचायत का होगा, और उसके साथ में विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव, ये सब सारी जिम्मेदारी शिक्षकों को ही दी गई। साथ ही साथ में हमारी पूरी कोशिश होगी कि जैसे आपने बोला कि 45 दिन के अंदर में यदि सरकारें तुरंत में एग्जाम कंडक्ट करा लेती, तो उसके पहले के लिए हमारे पास समाधान यह है कि अर्जेंसी हमारे पास दो तरीके की है। एक अर्जेंसी है कि कोर्ट का वैकेशन स्टार्ट होने से पहले हम इस काम को कर लें। दूसरी ये है कि कोर्ट में जो अर्जेंसी यदि बहुत ज्यादा सीरियस ग्रेवियंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल बेंच भी बना के बैठाती है, और गर्मियों में भी होता है। क्योंकि अभी जो छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट हो रही है 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक छुट्टी लग रही है, या 12 जुलाई तक, उसके बाद 13 से शायद होगी। तो इस दौरान पर बहुत सारी चीजें होंगी, और मुझे लगता है कि टीचरों के भाग्य का निर्माण और भाग्य का बहुत सारा कुछ लिख चुका होगा, तो वो समय न आए उसके पहले हम सारे लोग इस कार्य को कर लें। यानी आप लोगों ने पूरी पुख्ता तैयारी कर रखी है, हर सवाल का जवाब तैयार है। करेक्ट। प्रश्न ये भी निकलेगा कि जब आप सुनवाई के लिए आएंगे तो पहला सवाल तो आपने जो तैयार कर रखा है उसका जवाब तो रेडी है। दूसरा सवाल, अगर आपको स्टे लेने की नौबत आती है कि ठीक है हम 45 दिन के पेपर में शिक्षकों को नहीं जाने देंगे और स्टे आप लगवाना चाहेंगे फौरी तौर पर, तो कौन कौन सी बातें और कौन कौन से ग्राउंड होंगे जिसके आधार पर आप पहली सुनवाई में स्टे लेंगे। क्योंकि यहाँ पर चुनौती यह है कि पहले ही सुनवाई में एक निर्णायक फैसला लेना है। देखिए, उसमें 5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, जो मेरी रिव्यू पिटीशन है, आप रीड की तो बात खत्म होगी, अब रिव्यू की। जो मेरी रिव्यू पिटीशन है उसमें बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स है, चीजें 2009 के पहले जिन टीचरों पर नहीं लागू थी उनको कैसे लागू करेंगे, और यदि लागू किया गया तो बिना किसी टीचर्स को कंसर्न डिपार्टमेंट के, बिना किसी और विभिन्न चीजों के जब अप्लाई ही नहीं होती है तो कोई भी चीज नल एंड वाइड है। नल वाइड चीजों को टीचरों के साथ में ही क्यों किया जा रहा है, पहला। दूसरा, RTE एक्ट को और इसके साथ में टेट, जो फिजिकल एजुकेशन वाले जो टीचर हैं और जो म्यूजिक वाले टीचर हैं, जो हमारे पिटीशन के हिस्से थे, उनको कैसे हम बचा सकते हैं। और आज तक वो TET के दायरे में कभी आए नहीं, और कोर्ट उनको कंसीडर भी नहीं करती। इसके साथ में डिपार्टमेंट भी नहीं करता, और RTE एक्ट भी उनको कवरेज नहीं देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जब वो नहीं देते हैं कोई भी ग्राउंड, तो आपने उनको कैसे लपेटे में ले लिया। क्योंकि कोई टीचर और म्यूजिक का क्या आप टेट के एग्जाम में पूछेंगे उसको। साथ में मेन सवाल जो अगला है, जब कोई भी एजुकेशन का नोटिफिकेशन होता है तो नोटिफिकेशन के साथ में जो उसमें चीजें लिखी जाती हैं वही चीजें उसमें दौरान पर लगा दी जाती हैं, और वही आगे आपका सैलरी हो गया, कितना वेतनमान रहेगा, क्या क्या अलाउंस रहेंगे, इसके साथ में कितने सालों पर नौकरी होगी, मिनिमम एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम क्या है, और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या होगा, और इसके साथ में आपको कब कब क्या चीजें दी जाएगी। तो ये सब जो होती हैं वो एक पूरी तरीके से पूरे जीवन की और नौकरी की पूरा खाका होता है, और उसके अकॉर्डिंगली ये सब चीजें की जाती है। पर यहाँ पर थोड़ा सा हटके है, और जिस प्रकार से सरकारें कर रही हैं वो पूरी तरीके से गए कानूनी तरीके से, और एक तरफ रिव्यू भी फाइल की है, और दूसरी तरीके से ये कोर्ट से चाहती भी है कि कहीं ना कहीं पर स्टे लगे, पर कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के ऑर्डर को एक्सिक्यूट भी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के दौरान पर हम सब कोर्ट से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस जजमेंट को अभी तत्काल जो है तो साथ में विभिन्न पार्टी जो राज्य है, भारत देश के 30 राज्य, इसके बाद 30 राज्यों में सिर्फ एक राज्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों को आपने बिना पार्टी बनाए, बिना किसी हिस्सेदारी के, बिना उनको किसी चीजों के अवगत के, बिना किसी निर्णय को अपना सीधा ऑर्डर पास कर दिया, तो ऐसे नहीं हो सकता है। इस आधार पर कोर्ट उनको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी इसमें स्टे ऑर्डर करेगी। सर, एक ग्राउंड की बात और हो रही है, और तमाम तरह के जो वकील हैं, जैसे आप जैसे जो वकील हैं, वो इस बात को कर रहे हैं कि पहली बात, शिक्षकों का एक एक्सपीरियंस जो है अच्छा खासा हो चुका है। 2 दशक से, जिनकी आप पैरवी करें, लगभग 2 दशक से ऊपर का उनका एक्सपीरियंस है, एक बात। दूसरी बात है कि ये राज्य सरकारें बहुत सारी प्रोफेशनल तौर पर उनको ट्रेनिंग देती हैं समर में, जब पेपर हो जाता है तो।
एक चीज तो, दो चीज ये हो गई। तीसरी चीज है कि छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेस बीएड डीएड भी सरकारी शिक्षकों को कराए गए हैं, जिनकी पैरवी आप लोग कर रहे हैं। तो क्या ये कि मजबूत स्ट्रांग नहीं आधार नहीं बनाया जा सकता कोर्ट में कि जब लगभग 30-40 से ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, इसके बाद आपने बीएड डीएड भी करवाया है, इसके अलावा उनका एक्सपीरियंस है, तो ये कि मजबूत ग्राउंड नहीं बन सकता टीईटी से ज्यादा स्ट्रांग के आप इसके बिहाफ पर भी तो इनको आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये तो आपके प्रश्न का हम इंतजार कर रहे थे कि आप प्रश्न पूछे, सारा जवाब एक बार ही दूंगा तो आप प्रश्न कैसे। मैं 3 चीजों को और भी ऐड किया हूँ कि जो बीएड डीएड और डीएलएड और साथ में बीटीसी, इन चीजों का जो कोर्स प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करने के लिए सरकारें कराती है और उन टीचर की बेसिक अर्हता ही है कि उनको तत्काल जो है तो ये सारे डिग्री दे दिए जाए, उसके बाद ही उनका प्रमोशन होगा, उनका आगे का जो भी आगे प्लान होगी वो आगे उनकी सारी चीजें बढ़ेंगी। तो सारी चीजों को लेकर के ये सब किए जाते हैं, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अलावा बीएड डीएड यदि किसी ने कर भी लिया तो भारत देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो प्रोफेशनल एग्जाम टीईटी से बेहतर एग्जाम 2005 से या 2000 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पहले से ही टीटी से बेहतर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा कर, उदाहरण स्वरूप मध्य प्रदेश का व्यापम का मैंने कई बार आपके माध्यम से इस चीज को है, तो ये जब खुद भी किए हुए हैं तो फिर क्या जरूरत है कि आप टीईटी को लगा। तो ऐसे राज्यों को आपको एक्सेप्शन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो यह भी हमारे मुद्दों पे गेन ग्राउंड ये सारी चीजें रहेंगी और उसको हम करते हैं। सर, प्रायोरिटी की बात आ रही है तो यही जो आपको याद होगा कि सहायक शिक्षक जो थे, सहायक शिक्षकों को इन्होंने हाई स्कूल तक प्रमोट किया और कई बार तो हाई स्कूल के इन्होंने मतलब जो माध्यमिक के थे उनको आप हाई स्कूल तक लेके प्रिंसिपल पद से वो रिटायर हो रहे हैं। सहायक शिक्षक के बारे में आप पता होंगे। तो जो ये इस तरीके से जो बातें आई तो उनके तो सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बिहाफ पर ही ना आपने प्रमोट किया था, तो फिर टेट अनिवार्यता पर सरकारी शिक्षकों के लिए इस तरीके से जो गवर्नमेंट अपना रुख अपना रही है उसमें तो पहले क्लियर कर देना चाहिए कि हमने न्यूनतम योग्यता पर भर्ती की थी और हमने ट्रेनिंग दे करके उनको अधिकतम योग्यता तक पहुंचाया था। तो इस पे क्या आगे और भी बहस होगी अगर इस की बात आती है तो? और इसके अलावा इन ग्राउंड्स के आधार पर क्या शिक्षकों की योग्यता को एक मजबूत आधार मिल जाएगा और आगे उनको राहत मिलेगी? देखिए, जो बिंदुओं को मैंने बात किया है इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है और कोर्ट के पिटीशन में भी है, कोर्ट के दौरान पर भी उठाए जाएंगे और बहुत तरह के ग्रुप है, बहुत तरह के संगठन है, लगभग 50 पिटीशन आ चुकी है अब वर्तमान स्टेज में। तो सब लोगों के अपने अपने ग्राउंड्स है और आप एक कॉमन ग्राउंड्स में जो बात कर रहे हैं उस ग्राउंड में 2-3 चीजें जो आपने बोला कि प्रमोशन जो किए गए हैं वो प्रमोशन किसी भी टीचर्स के या तो एक्सपीरियंस बेस पर है या उनको जो स्किल्ड के बहुत सारे डीएलएड और डीएड बीटीसी वगैरह डिपार्टमेंटल भी जो बहुत तरह के कोर्सेस होते हैं उसको करने के बाद कराए गए। ये सब चीजें जो की गई है तो इसके आधार पर तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये सब हमारे ग्राउंड्स रहेंगे और उस ग्राउंड को हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ और तथ्यों के बारे में मैं बात कर लेता हूँ जो हमारा मैटर लगा है, थोड़ा ध्यान रखें। एक सवाल लास्ट है सर। एक तथ्य ये भी है कि जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में केंद्र शासित प्रदेश बने हैं और केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही एक सवाल और भी निकल कर आता है कि उनके लिए पहले के रूल कुछ और थे, चूंकि वो राज्य थे, अब केंद्र शासित प्रदेश बने। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर ले लीजिए, लेह लद्दाख ले लीजिए, इस तरीके के जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश अब बने हैं तो इनके शिक्षकों के लिए नियमितीकरण को लेकर के भी अलग अलग तरह के मतभेद हैं। तो ऐसे मामले में फिर क्या होगा? इनके लिए भी क्या सुप्रीम कोर्ट अब अलग से कुछ विचार करेगी या फिर अलग ग्राउंड तैयार होगा या उनको भी इस तरीके से खींचा जाएगा? देखिए, अभी जो 2009 के बाद की जो वैकेंसी 2010 के बाद की वैकेंसी है उनमें सब में टेट के लिए बात बढ़ी, पर इसके साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो अभी टेट वाले इश्यूज चल रहा है उसी के साथ में हम इन लोगों की पैरवी करेंगे और उसी में इंटरव्यू इनको कुछ रिलीफ दिलाने की कोशिश करेंगे, चाहे नया जिला हो, चाहे नया राज्य हो या नए कानून के अंतर्गत। तो उसमें कई सारी चीजें स्किल के तौर पर आएंगी और उसको हम करेंगे, कोर्ट के सामने पेश करेंगे। और इस तरह के इशू जैसे जम्मू कश्मीर स्टेट हमारे पास नहीं है, हो सकता है किसी काउंसिल के पास, हमारे पास अलग अलग स्टेट्स है। तो यह ध्यान रखना है कि इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल भी देख लेंगे, उस समय पर हमें जैसे जरूरत पड़ती है तो हम उसको कैसे उसको टेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आदरणीय सर बता रहे थे कि वो हर एक सवाल के जवाब के लिए तैयार है, उनके पास हर एक का ग्राउंड तैयार है, इसलिए हमने सारे सवालों को पूछा है। 24 अप्रैल को निर्णायक फैसला होने वाला है, सबको इंतजार है। आप सब लोग की तरफ से खुशखबरी सरकारी शिक्षकों को मिले और आपका मैटर लगा हुआ है। तमाम व्यस्तता भरे समय में से थोड़ा सा समय निकाला सरकारी शिक्षकों के हमारे लिए, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।